कर लेते हैं कोल इंडिया के स्टॉक पर। आपके सामने बिल्कुल फ्लैट ट्रेड 153.65। राहुल शर्मा साहब, कुछ व्यू कोल इंडिया पर? जी हाँ, देखिए कोल इंडिया का जो यहाँ पर टेक्निकल सेटअप है, हमने देखा पहले यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से जो इसका ब्रेकआउट लेवल था वो रीटेस्ट हुआ। और साथ में स्टॉक अभी यहाँ पर तैयार है। मेरे हिसाब से 150 का लेवल अगर ऑनर हो जाता है तो एक बाउंस बैक बनेगा। अदरवाइज यहाँ पर मेरे हिसाब से वीकनेस परसिस्ट होनी चाहिए। तो थोड़ा यहाँ पर वेट एंड वॉच वाला माहौल है। देखिए आज निफ्टी पॉजिटिव जरूर है, लेकिन मार्केट संभलता है कि नहीं संभलता है ऊपर के लेवल्स पर, ये देखना इंपॉर्टेंट है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि निफ्टी तकरीबन 15,300 के आसपास था, लेकिन वहां से जो वोलाटिलिटी आई वो काफी मेरे हिसाब से पोजीशंस नीचे में आई थिंक ट्रबल किया। मेरे हिसाब से यहाँ पर कोल इंडिया में 151 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 151 अगर टूटता है तो आई थिंक यहाँ पर वापस शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक बनेगा जहां पर आपको ऊपर में तकरीबन 165 का लेवल वापस रीटेस्ट होता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आई थिंक आज अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो कोल इंडिया में भी हमें बाउंस बैक यहाँ पर आता हुआ दिख सकता है। 160 के लेवल्स तक, 165 के लेवल्स तक ऊपर हम में बनते हुए दिख सकते हैं। चलिए, अब ऐसा करते हैं, जरा चर्चा करते हैं मैनेजमेंट से कोल इंडिया के। हमारे साथ प्रमोद अग्रवाल साहब, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया के, जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका। पिछली तिमाही बहुत शानदार रही कोल इंडिया के लिए। ग्लोबल प्राइसेस कोल के आपको बढ़ते हुए दिखे और भारी मांग पावर कंपनीज की तरफ से और इंडस्ट्रियल स्टॉक्स की तरफ से कोल की आती हुई दिखी। अब बताइए तीसरी तिमाही कैसी रहेगी, और इस पर यहाँ पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्राइस और डिमांड, अग्रवाल साहब बताइए, क्या उम्मीद आप रखे हुए हैं तीसरी तिमाही में? क्या सिनेरियो लग रहा है आपको? देखिए, प्राइसिंग साइड पर अगर देखें तो इंटरनेशनली प्राइस थोड़ा सा डाउन हुआ है। लेकिन ये जो अक्टूबर में 15-20 तारीख के आसपास बहुत ज्यादा प्राइस हो गया था, उसकी तुलना में कम हुआ है। लेकिन अगर इस वर्ष की शुरुआत में जो प्राइस थी उससे तुलना करें तो अभी भी बहुत ज्यादा है, मतलब 2.5 गुना के आसपास ज्यादा होगा। इंटरनेशनल कोल मार्केट अभी भी काफी हॉट है। डिमांड जहां तक भारत में है, डिमांड की कोई कमी नहीं है। सप्लाई इश्यूज की बात है कि कोल इंडिया कितना अधिक सप्लाई कर सकता है, वो महत्वपूर्ण है। पिछले साल की तुलना में हम लोगों ने इस महीने में भी, नवंबर और अक्टूबर में भी 10% के लगभग अधिक सप्लाई किया है। और ये जो भी सप्लाई हुआ है अक्टूबर में और नवंबर में, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट, हाईएस्ट इन दीज मंथ। तो इसलिए सप्लाई साइड भी ठीक है। और इस बीच पावर हाउस में जो स्टॉक की कमी हो गई थी और एक दिन लगभग 7-8 मिलियन टन तक स्टॉक पहुंच गया था, वो अब 17 मिलियन टन स्टॉक पहुंच चुका है। तो इसलिए जहां तक पावर सेक्टर की डिमांड का इशू है, हम लोग उसकी डिमांड भी मीट कर रहे हैं और उसके लिए एडिक्वेट स्टॉक भी बना रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि नॉन पावर सेक्टर में जितनी डिमांड है उसको हम लोग अभी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ये तो वही एग्जैक्टली प्रमोद जी हम पूछना चाह रहे थे आपसे कि मतलब पिछले क्वार्टर में आप देखिए पावर कंपनीज यही कह रही थी कि काफ़ी शॉर्टेज है। लेकिन अब मैं दोनों ही स्पेस में, पावर नॉन पावर स्पेस में दोनों ही पूछूं तो वहाँ पे स्थिति कैसी है? एग्जैक्टली अगर आप देखें डिमांड और सप्लाई शॉर्टेज के कुछ के बारे में टिप्पणी करेंगे आप? पावर की डिमांड तो जैसे हम लोग मीट भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा दे रहे हैं ताकि वहां पर स्टॉक भी आ गया है। नॉन पावर की डिमांड भी पिछले सालों की तुलना में काफी बढ़ रही है और इसका कारण है कि इंटरनेशनल कोल प्राइस ज्यादा होने से सभी लोग या जो भी भारत में कोयला है, स्पेशली लो ग्रेड कोयल जो भी इंपोर्ट करते थे, वो सोचते हैं कि इंपोर्ट के बजाय अभी वो डोमेस्टिक कोल कंज्यूम शुरू कर दें। इवन इंपोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो थे, उन लोगों ने अपनी प्रोडक्शन पावर की जनरेशन काफी कम कर दी है और उसको भी हम लोगों को डोमेस्टिक कोल बेस्ड पावर प्लांट से मीट करना पड़ा। इस प्रकार इंपोर्टेड कोल जो पावर के लिए लगता था वो भी डोमेस्टिक कोल से मीट करना पड़ रहा है। लेकिन अचानक इस डिमांड को पूरी की पूरी मीट करना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन आने वाले महीनों में हम लोगों का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन साथ साथ ये भी प्रश्न है कि इसके साथ पावर की डिमांड भी जनवरी फरवरी से बढ़ने लगती है। तो क्या स्थिति होगी, कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन कोल इंडिया पूरी तरह से कटिबद्ध है कि जितना अधिक से अधिक प्रोडक्शन और डिस्पैच कर सके वो हम लोग करें। हम्म हम्म। अच्छा अग्रवाल साहब, जैसे कि अभी आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अगर आप देखें कोल प्राइसेस में सब्सटेंशियल ड्रॉप है, लेकिन अगर मैं आपका एक प्लेटफॉर्म जो ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है उसमें आपको काफ़ी अच्छे खासे रियलाइजेशन हुए हैं, वहाँ पर अगर आप देखें काफ़ी अच्छे खासी प्राइसिंग रही है। अभी वहाँ स्थिति कैसी है एग्जैक्टली ई ऑक्शन प्रक्रिया में?
ई ऑक्शन का प्राइस जो पिछले साल लगभग 13% नोटिफाइड प्राइस पे ज्यादा होता था, इस साल लगभग 50% के आसपास चल रहा है। जहां तक क्वांटिटी का प्रश्न है, अक्टूबर एंड तक पिछले साल हम लोगों ने लगभग 64 मिलियन टन दिया था, इस साल हम लोगों ने 68 मिलियन टन दिया है। तो इस प्रकार ना तो ई ऑक्शन की क्वांटिटी में कमी हो और पूरे साल में भी ई ऑक्शन में जो क्वांटिटी सप्लाई होगी वो मुझे पूरी उम्मीद है कि पिछले साल से ज्यादा होगी। डिमांड सिचुएशन में भी कोई कमी नहीं आने वाली। इंटरनेशनल प्राइस थोड़ा सा ईज आउट हुआ है, लेकिन डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत कम हो गया है। और भारत का कोयला अभी भी इंटरनेशनल प्राइस से बहुत ज्यादा सस्ता है। ऐसी स्थिति में 50% या 60% का रेट मेंटेन करना किसी भी प्रकार से कठिन नहीं होना चाहिए। अग्रवाल साहब, अभी हम लोगों ने पहला हाफ निकाल दिया है सन 2022 का। ये बताइए सेकंड हाफ आपको कैसा दिख रहा है? सेकंड हाफ डेफिनेटली और बेहतर रहेगा। फर्स्ट हाफ में काफी कंस्ट्रेंट थे। अप्रैल मई जून में हम हमारे पास पूरे देश में कोविड के कारण परेशानियां थी, जिसके कारण भी हमारा प्रोडक्शन और डिस्पैच अफेक्ट हुआ। जून के बाद सितंबर तक लगातार बारिश होती रही, जो बारिश अक्टूबर तक चली। और इस साल अगर पूर्वी क्षेत्र में देखें, जहां पर कोई कंपनी ज्यादा एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर काफी ज्यादा बारिश हुई। अतः हम लोगों का प्रोडक्शन और डिस्पैच उस स्तर का नहीं हो पाया जिस स्तर का हम लोग प्लान कर रहे थे। लेकिन आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर फ्यू पॉकेट्स जहां पर की लॉ एंड ऑर्डर या जमीन मिलने में कठिनाई है। हम लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई होनी नहीं चाहिए और हमारा दोनों ही मापदंड पर परफॉर्मेंस बेहतर होगा। चलिए प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और मौजूदा स्थिति, प्राइसिंग, ई ऑक्शन में और साथ ही साथ डिमांड स्थिति क्या है उस पर टिप्पणी करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और इस क्वार्टर के लिए और रिमेनिंग क्वार्टर के लिए और अगले क्वार्टर के लिए आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। इंडेक्स को लेके आइए 17